नमस्कार, मैं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च कर दिया है। उन्होंने इसका शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। साथ ही इससे देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना भी साकार हो सकेगी। इतना ही नहीं बल्कि ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश को अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा। अंतरिक्ष और उपग्रह से जुड़ी कंपनियां इस एसोसिएशन की सदस्य होंगी और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज जितनी निर्णायक सरकार भारत में है उतनी पहले कभी नहीं रही। स्पेस सेक्टर और स्पेस टैंक के लिए अब भारत में हुए बड़ी सुधार इसकी एक कड़ी है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन इस्पा के गठन के लिए सभी को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल विरोध आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण और जनसंघ नेता नानाजी देशमुख की जयंती पर सोमवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही देश के प्रति उनके योगदान की सराहना भी की है। पीएम मोदी ने जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लोकनायक जेपी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वो एक अतुलनीय हस्ती थे जिन्होंने भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने स्वयं को जन कल्याण के लिए समर्पित किया और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में सबसे आगे रहे। हमें उनके आदर्शों से बहुत प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री देशमुख को श्रद्धांजलि देते हुए एक अन्य ट्वीट भी किया गया, जहां महान दूरदृष्टा भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर प्रणाम। उन्होंने हमारे गांव के विकास और मेहनती किसानों के सशक्तिकरण के प्रति स्वयं को समर्पित कर दिया। नानाजी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 2017 में दिए गए अपने भाषण को साझा कर रहा हूं। मोदी ने इस ट्वीट के साथ ही अपने एक भाषण का यूट्यूब लिंक भी शेयर किया। और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि शादी जैसी चीज के लिए हिंदू युवाओं का धर्म परिवर्तन करना गलत होगा। भागवत ने इस बात पर भी जोर दिया कि घर वालों पर और परिवार वालों को उनके मन में धर्म के प्रति गर्व पैदा करना चाहिए। जानकारी के मुताबिक मोहन भागवत ने ये बातें उत्तराखंड में हल्द्वानी में कही हैं, जहां पर वो संघ कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को संबोधित कर रहे थे। संघ प्रमुख ने कार्यक्रम में कहा कि धर्म परिवर्तन कैसे होते हैं। शूद्र स्वार्थ के लिए शादी के लिए हिंदू लड़कियां और लड़के दूसरे धर्मों को कैसे अपनाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन ये दूसरा मामला है, क्या हम अपने बच्चों का ठीक से पालन पोषण नहीं करते। हमें अपने बच्चों को घर में शिक्षाएं देनी होंगी। हमें उनके अंदर धर्म के प्रति आदर और गर्व पैदा करना होगा। आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि लोग खुद धर्म से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढें, जिससे बच्चे आकर कुछ पूछें तो वो कंफ्यूज ना हो। भागवत ने आगे कहा कि हमें अपने बच्चों को तैयार करना होगा, जिसके लिए कुछ चीजों को सीखना और जानना होगा। संघ प्रमुख ने लोगों से भारतीय पर्यटन स्थलों पर जाने और घर का बना खाना खाने और पारंपरिक पोशाक पहनने की भी अपील की। कोयले की कमी की वजह से जारी बिजली संकट को लेकर देश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से राजधानी में कोयले की कमी की बात दोहराई और साथ ही दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि इस समय कोयले की बहुत ज्यादा कमी है। ज्यादातर प्लांट में 2 से 3 दिन का ही स्टॉक बचा है। ऐसे में ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि किसी भी पावर प्लांट में कोयले का 15 दिन से कम का स्टॉक नहीं होना चाहिए। अभी ज्यादातर प्लांट में फिलहाल 2 से 3 दिन का स्टॉक बचा है। साथ ही एनटीपीसी के सारे प्लांट 55 से 50% क्षमता पर काम कर रहे हैं। कोयले की बहुत बड़ी समस्या इस समय देश में देखने को मिल रही है। साथ ही एक दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोयला संकट को लेकर केंद्र को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा कि केंद्र बिजली उत्पादन में कमी के मुद्दे से भाग रहा है। कोयले की स्थिति ऑक्सीजन संकट के समान है, हालांकि केंद्र इसे स्वीकार नहीं करेगा। सिसोदिया ने आगे कहा कि वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के गैर जिम्मेदाराना रवैये से काफी दुखी है। राजस्थान, दिल्ली और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में बिजली की कमी को लेकर चिंता जताई जा रही है। इसी के साथ ही कोयला संकट पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली को किसी भी तरह के बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी की आपूर्ति करने वाले बिजली प्लांट को पर्याप्त ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री का यह आश्वासन दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन के उस बयान के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि अगर कोयले की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली में 2 दिनों में ब्लैकआउट हो जाएगा।
और क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 लोगों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। बता दें कि शनिवार को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की जमानत याचिका को लेकर मुंबई ऑलर कोर्ट में याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस दौरान लोअर कोर्ट का कहना था कि एनडीपीएस की जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज है, उन धाराओं में जमानत याचिका पर सुनवाई करने की पावर उनके पास नहीं है। लोअर कोर्ट का यह ऑर्डर आने के बाद शाम के 5 बज गए थे और ऐसे में आर्यन समेत तीनों आरोपियों के वकील सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर पाए। चूंकि शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद था, ऐसे में आज सोमवार को तीनों आरोपियों के वकील कोर्ट में याचिका दाखिल कर उस पर आज सुनवाई की गई। साथ ही आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 3 अक्टूबर को आर्यन और उसके साथ कई आरोपियों को एक लग्जरी क्रूज शिप पार्टी में ड्रग रेड के दौरान पकड़ा था। एनसीबी ने दावा किया था कि इस रेड के दौरान कई प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद किए गए हैं, जिसके बाद इन आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। और लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसको सुलझाने के लिए रविवार को कोर कमांडर स्तर की 13वीं मीटिंग की गई। इसमें कोई हल नहीं निकला है, लेकिन बता दें कि रविवार को मौलजो में करीब 8.5 घंटे मीटिंग चली है। इसमें ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में जारी गतिरोध को खत्म करने की बात की गई। साथ ही भारत की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि चुशुल मौलजो में रविवार को यह मीटिंग हुई थी। इसमें भारत की तरफ से ईस्टर्न लद्दाख में पूर्ण डिसएस्केलेशन को लेकर यह बात की गई थी और इस पर चीन राजी नहीं हुआ है। मतलब कि गतिरोध अभी खत्म नहीं होगा। और रविवार को हुई इस वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल पीकेजे मेनन कर रहे थे, जो कि लेह से 14वीं कोर के कमांडर हैं। बताते चले कि मीटिंग में भारत ने कहा था कि जिस तरह से धीरे धीरे पैगोंग झील, गलवान और गोगरा में डिसएस्केलेशन को हो रहा है, उसकी वजह से बफर जोन बनाए गए हैं और उससे गतिरोध खत्म करने के अंतिम संकल्प की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता। चीन ऐसे ही बफर जोन हॉट स्प्रिंग इलाके में भी बनवाना चाहता है और 3 से 10 किलोमीटर के बफर जोन का मतलब है कि भारत उस इलाके में पेट्रोल नहीं कर सकता, जैसे कि वो पहले से करता आया है। इसके अलावा देपसांग और डेमचौक जैसे मुद्दों को, जो कि मई 2020 से शुरू हुए गतिविरोध का हिस्सा नहीं है, उन पर चीन बातचीत करने से फिलहाल कतरा रहा है। और पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए रविवार को भारत और चीन की मिलिट्री कमांडर्स के बीच 13वें दौर की यह बैठक करीब 8.5 घंटे चली है। मीटिंग के नतीजे के बारे में अभी तक साफ जानकारी सामने नहीं आ पाई। फिलहाल जानकारी के मुताबिक भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स के बीच मीटिंग शाम 7 बजे खत्म हुई थी। सुबह 10:30 बजे चीन की पीएलए सेना ने मौलजो गैरिसन में यह मीटिंग शुरू की थी। साथ ही जानकारी के मुताबिक मीटिंग के पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों के डिसएंगेजमेंट यानी कि सैनिकों के पीछे हटने पर यह चर्चा की गई। लेकिन सूत्रों के मुताबिक नतीजे के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों देश के कमांडर्स मीटिंग के बारे में अभी अपने देश के टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप से मंत्रणा करेंगे। उसके बाद ही मीटिंग को लेकर कोई भी नतीजा सामने आ पाएगा। भारत की तरफ से लेह स्थित 14वीं कोर यानी कि फायर एंड फ्यूरी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी मेनन ने मीटिंग में हिस्सा लिया। साथ ही आपको बता दें कि अब चीन की तरफ से दक्षिणी शिनचियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर के मीटिंग का प्रतिनिधित्व किया गया और ये मीटिंग ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही चीन से 16 महीने पहले हुए गलवान घाटी की हिंसा से जुड़े आपत्तिजनक तस्वीरें साझा की गई थी। इससे पहले ही अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए फेस ऑफ यानी गतिरोध की रिपोर्ट्स भी सामने आई थी। इस दौरान भारतीय सेना ने चीन की पीएलए सेना से कुछ सैनिकों को बंधक बना लिया था। हालांकि दोनों देशों की फ्लैग मीटिंग के बाद से इन सैनिकों को कुछ घंटों बाद ही रिहा कर दिया गया था और गतिरोध खत्म हो गया था। पूर्वी लद्दाख से सिटी एलएसी पर पिछले 17 महीने से चल रहे तनाव के दौरान 17 दौर की मीटिंग हो चुकी है। इस दौरान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फिंगर एरिया, कैलाश हिल रेंज और गोगरा इलाके में तो डिसएंगेजमेंट हो चुका है, लेकिन हॉट स्प्रिंग, डेमचौक और डेपसांग प्लेन्स में तनाव फिलहाल अभी भी जारी है।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां कोलकाता के दमदम पार्क इलाके में एक दुर्गा पूजा पंडाल में कथित तौर पर जूतों से सजावट की गई है। इस पर बवाल खड़ा हो गया है। बताते चले कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने पंडाल में जूतों के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई है। हालांकि आयोजकों का कहना है कि उनका पंडाल किसान आंदोलन की थीम पर है और जूते पंडाल से दूर लगाए गए हैं। इस दुर्गा पंडाल को दमदम पार्क भारत चक्र पूजा कमेटी ने तैयार किया और इसे अनिर्बान दास नाम के एक आर्टिस्ट ने सजाया है। इस पंडाल के जरिए कमेटी ने किसान आंदोलन के साथ साथ यूपी के लखीमपुर में जो हिंसा हुई है उसे दर्शाया गया है। इस पंडाल को बाहर से सैकड़ों जूते सैंडल से सजाया गया। साथ ही अनिर्बान दास ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि इस पंडाल में एक बड़े ट्रैक्टर पर आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के नाम एक पर्चे में लिखे हुए हैं। इसके साथ ही पोस्टर में अंग्रेजी में लिखा है, हम किसान हैं, आतंकवादी नहीं, किसान अन्न सैनिक है। पूजा कमेटी के सचिव प्रतीक चौधरी ने बताते हुए कहा कि वो पंडाल के जरिए किसानों के शोषण को उजागर करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि 1946 से 47 के तेभागा आंदोलन से लेकर हलिया किसान आंदोलन तक हमने उन किसानों की कहानी बताने की कोशिश की है जो हमें भोजन मुहैया कराते हैं। उन्होंने आगे कहा कि लखीमपुर खीरी में जब हिंसा हुई तब तक हमारा पंडाल लगभग तैयार हो गया था, लेकिन हमने पंडाल में उस हिस्से की कहानी को भी शामिल कर लिया। दुर्गा पूजा के पंडाल को जूतों चप्पलों से सजाने पर भी अब बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इसे आस्था का अपमान बताया। साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने गृह सचिव और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि दमदम पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल को जूतों से सजाया गया है। कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर मां दुर्गा को अपमानित करने का यह जघन्य कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं मुख्य सचिव और गृह सचिव से आग्रह करता हूं कि वो इस मामले में दखल दे। विश्व हिंदू परिषद ने भी इस पूरे मामले पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। वीएचपी ने भी बंगाल के गृह सचिव को पत्र लिखकर पंडाल से जूते हटवाने की मांग की है। वीएचपी ने लिखा, हम आपसे आग्रह करते हैं कि तुरंत पंडाल से जूते हटवाने के लिए उचित कदम उठाएं। जब तक पूजा स्थल से इन आपत्तिजनक जूतों को नहीं हटाया जाता तब तक बंगाली हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं शांत नहीं होंगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सांप्रदायिक सद्भाव खत्म करने और बंगाली हिंदुओं का अपमान करने वाले इन उपद्रवियों के खिलाफ मजबूती से कदम उठाएं। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव के क्षेत्र के चलते आगामी 2 दिनों में देश के मध्य और तटवर्ती भागों में भारी बारिश हो सकती है। ये जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने दी है। और इसी बीच वापस हो रहे दक्षिण पश्चिमी मानसून के चलते गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बदलाव आने वाला है और आने वाले दिनों में यहां बारिश हो सकती है। पहला चक्रवाती दबाव अंडमान के नजदीक उत्तर में बन रहा है। वहां से ये पश्चिम उत्तर की ओर बढ़ रहा है और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के तट पर 3-4 दिनों में पहुंचने की आशंका है। इसके चलते तटवर्ती इलाकों में सामान्य बारिश और तेज हवा चल सकती है। साथ ही पहला चक्रवाती दबाव उत्तरी अंडमान सागर और उसके आसपास स्थित है। इसके प्रभाव से अगले 36 घंटों के दौरान उसी क्षेत्र में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की भी संभावना है। इसके बाद 4 से 5 दिनों के दौरान इसके दक्षिण ओडिशा, उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों की ओर और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना जताई गई है। इसके प्रभाव से अगले 5 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ जगहों पर भी गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। एक चक्रवाती दबाव पूर्वी मध्य अरब सागर पर भी स्थित है। साथ ही अगले 3 से 4 दिनों के दौरान इसके बने रहने की भी संभावना है। इसके प्रभाव में अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में और अगले 2 दिनों तक इस दौरान महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी 17 सितंबर को सामान्य तारीख के मुकाबले इस साल 6 अक्टूबर को बहुत देर से शुरू हुई। और देश में जानलेवा कोरोना वायरस को खत्म और फैलाने से रोकने के लिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बड़ी बात यह रही कि देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 95 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। बताते चलें कि कोविन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक कल शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 44 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत इतिहास रचेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आगे कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा सफल टीकाकरण अभियान जोरों पर है और भारत ने 95 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का डोज का आंकड़ा पूरा कर लिया है। अब देश 100 करोड़ वैक्सीन की डोज देने की तरफ आगे बढ़ रहा है।
जल्द ही वैक्सीन लगवाएं और अपने दोस्तों और परिवारों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी में कल वैक्सीन की 46,000 से ज्यादा खुराकें दी गई। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित किए गए महाशिविरों में कुल 25,173 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई। इनमें से आपको बता दें कि करीब 13,662 लोगों ने पहली खुराक ली, जबकि वैक्सीन की सबसे ज्यादा खुराक उत्तर पूर्वी दिल्ली में दी गई है। इसके बाद ही दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 3,207, पश्चिमी दिल्ली में 2,831 और शाहदरा में 2,427 खुराकें दी गई। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक 1.90 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि 65 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके हैं। गौरतलब है कि स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाने के लिए इसके साथ साथ देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू कर दिया गया था और कोरोना के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू हुआ था। कोरोना वैक्सीनेशन का अगला चरण 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और अन्य बीमारियों से पीड़ित 45 साल और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शुरू किया गया। देश ने 1 अप्रैल से ही 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए यह टीकाकरण शुरू किया था।